तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर का टॉपिक। ठीक है, पिछली क्लास के टॉपिक की बात करने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें हमने ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस हैं, जो एफिशिएंसी है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर के साथ भी यही मसला है कि इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, ऑल दो कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 95% तक होती है। अभी तक की डिवाइसेस के अंदर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसके पास मौजूद होती है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ लॉसेस होते हैं जो कि लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ये जो लॉसेस होते हैं ये कहाँ पर होते हैं और क्यों होते हैं, ये आपका पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और टोटल 4 लॉसेस आपने डिस्कस करने होते हैं। उन चारों लॉसेस को डिस्कस करने से पहले आपको एक बार ट्रांसफार्मर को दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। ट्रांसफार्मर हमारे पास एक डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रहा था, रिड्यूस या इंक्रीज़ कर रहा था वोल्टेजेस को। ये आयरन कोर से मिलके बना था, और आयरन कोर की दो साइड के ऊपर, एक साइड पे थी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी साइड पे थी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो टोटल 3 चीज़ें ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद थी। एक थी प्राइमरी वाइंडिंग, और एक थी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। एक जहाँ से आप इनपुट दे रहे थे, और एक जहाँ से आप आउटपुट ले रहे थे। और इन बिटवीन दीज टू वाइंडिंग हमने आयरन कोर को यूज़ किया था। आयरन कोर को हम इसलिए इस्तेमाल करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि हमें यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि डेल्टा साई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को ट्रांसफ़र करना है प्राइमरी से सेकेंडरी। और फिर नंबर ऑफ़ टर्न के एतबार से वोल्टेजेस वेरी कर सकते थे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर लॉसेस की बात की जाए तो 4 लॉसेस हैं टोटल जो ट्रांसफार्मर के अंदर हो सकते हैं, पॉसिबल है, और इनको रिड्यूस भी किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास जो लॉस है ट्रांसफार्मर का वो है एडी करंट लॉसेस। अभी एडी करंट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब इस कॉइल में से करंट गुजरेगा, जो कि आपका प्राइमरी कॉइल है, तो इस कॉइल का करंट होगा। ठीक है, दूसरा, इस कॉइल को करंट मिलेगा तो इस कॉइल का करंट होगा। तो ये जो करंट है ये होता है आपका आई पी प्राइमरी कॉइल का करंट, और यहाँ पर जो करंट होता है वो होता है आई एस सेकेंडरी कॉइल का करंट। लेकिन हमें माइकल फैराडे ने एक बात कही थी कि कहीं पर भी अगर डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी आ जाए तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो उसी की वजह से तो एक करंट बन रहा है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज का ताल्लुक करंट से, तो करंट बन रहा है। लेकिन ज़रा नोटिस करें एक बात आप और, कि ये जो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी है ये इस आयरन कोर से ट्रैवल करके दूसरे कॉइल में जा रहा है। तो इसकी वजह से ये डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी इस आयरन कोर में भी तो करंट प्रोड्यूस कर देगा। ये तीसरा करंट हो गया। एक प्राइमरी कॉइल में करंट है, एक सेकेंडरी कॉइल में करंट है, और आयरन कोर में भी करंट जनरेट हो गया। इस करंट को हम सर्कुलेटिंग करंट भी कहते हैं, क्योंकि सर्कुलेट हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सर्कुलेट हो रही थी उसकी वजह से ये भी क्या हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था। इसको हम सर्कुलेटिंग करंट भी कहते हैं। इस करंट की वजह से इस आयरन कोर में प्रोड्यूस होती है हीट। हीट की वजह से जाहिर सी बात है फिर एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी होती है डिक्रीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, शेयर तो हो रही है स्क्रीन, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सबको। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एडी करंट आर सर्कुलेटिंग करंट विच आर इंक्लूडेड ऑन द सरफेस ऑफ अ कॉइल। सरफेस ऑफ अ कॉइल के ऊपर ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल, क्योंकि कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा होता है। दिस प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू द सेकेंडरी कॉइल, और इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वो अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र को डिस्ट्रॉय करती है। सर हीट की वजह से एफिशिएंसी कैसे डिक्रीज़ होती है? हीट जो है ना वो एनर्जी का लॉस होता है किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो रियल वर्ल्ड के अंदर हो चाहे वो ट्रांसफार्मर में हो, वो एनर्जी का लॉस होता है। तो एटम जो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जाना चाह रहा था वो जब टकराते हुए गया या लॉस होते हुए गया तो वो उस तरह वहाँ पर नहीं पहुँचा होगा जिस तरह उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट से लॉस। करंट इतना तेज़ नहीं गया ना, करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा, सुपर कंडक्टर होगा तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तो हीट करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करती है। अच्छा, टू अवॉइड दिस लॉस द कोर इज़ लैमिनेटेड। अच्छा, कोर को हम लैमिनेट कर देते हैं, जो आयरन कोर होती है ना इसमें से कम करंट गुजरे तो उसको हम एक ख़ास किस्म के वो पॉलिश होती है वो लगा देते हैं, जिससे फिर
इसमें से ज़्यादा करंट नहीं गुजर सकता, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं लैमिनेशन को। ये चीज़ क्लियर है। ये आपका कहलाता है एडी करंट लॉसेस, यानी कि दो करंट के अलावा एक तीसरा करंट जो आयरन कोर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको एडी करंट कहा जाता है। और वो भी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा जी, अब जो है दूसरे नंबर पे आपके पास आता है आई आर लॉसेस। आई स्क्वायर आर लॉसेस कहलाते हैं वैसे एक्चुअल में, लेकिन इसको आई आर लॉसेस भी कहते हैं। ये बात आप सब जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर 100% कंडक्टर नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। जैसा कि आप जानते हैं कॉपर है ना, कॉपर बेहतरीन कंडक्टर है लेकिन उसकी भी कंडक्टिविटी 100% नहीं है। इसका मतलब हर कंडक्टर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। अब ये जो मैं वाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों जो मेरी वाइंडिंग है ये कॉपर से बनी होंगी। जाहिर है सबसे बेहतरीन जो कंडक्टर है वो तो आपका कॉपर है ना, तो मान लेते हैं कि कॉपर से बनी, ठीक है। कॉपर इतना परफेक्ट तो है नहीं, 100% एफिशिएंट तो है नहीं, इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। तो कॉपर की जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से कॉपर का जो वायर है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, ऑल्दो कि बहुत कम होती है लेकिन हीट प्रोड्यूस तो होती है। उस प्रोडक्शन ऑफ हीट की वजह से भी करंट इतना फास्ट मूव नहीं कर सकता उस कॉइल के अंदर जितना कि वो डिज़र्व करता है। अगर ये सुपर कंडक्टर होता तो इसमें से करंट बहुत तेज़ी से मूव करता, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा कॉपर का वायर, तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों कॉपर के वायर से बनी है, तो दोनों की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो दोनों जो है वो हीट को लॉस करेंगे इन आई स्क्वायर आर फॉर्मेट। ये आई स्क्वायर आर कहाँ से आई? चैप्टर नंबर 13 में अगर आपको याद हो तो जो एनर्जी डेसिपेशन का हमने पढ़ा था टॉपिक, पावर डेसिपेशन, वहाँ से आया है। तो इसको आई स्क्वायर आर लॉसेस कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है? सम energy is dissipated as a heat in the primary and the secondary coil due to their resistance, उन coil की resistance की वजह से। This error is called I square R losses and it's reduced by using thick gold quality copper wire। मतलब जितना अच्छा क्वालिटी यूज़ करेंगे कॉपर के वायर की, जितना ज़्यादा थिक यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो आपके ये वाला इफेक्ट है वो कम से कम रहेगा, मिनिमाइज रहेगा। थिक से मोटा वायर होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा करंट फ्लो कर सकेगा। तो ये तो आप कह सकते हैं कि ये इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को इम्प्रूव कर किया जा सकता है, लेकिन ये होगा लॉस ज़रूर। ठीक है जी, दो लॉसेज हो गए आपके। अच्छा जी, अब तीसरे लॉस की तरफ चलते हैं। तीसरा लॉस है आपका फ्लक्स लिंकेज का लॉस। अब ये फ्लक्स लिंकेज का लॉस क्या होता है? होता ये है कि अगर कहीं पर मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, तो मैग्नेट के पास वाली जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो असर है वो क्या होता जाएगा? कम से कम होता जाएगा। तो अगर ये जो मेरा पास कॉयल है और ये जो दूसरा कॉयल मैं भले बहुत करीब लगा दूँ, ठीक है, ये जो मेरे पास कॉयल है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा सा तो कम ज़रूर होगा। एग्जैक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके पास है वही मैग्नेटिक फ्लक्स मैं सपोज कर लूँ यहाँ पर है, तो ये नामुमकिन है। ये थोड़े से दूर जाके ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने की जगह है, तो प्रोडक्शन की जगह पे वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूट जहाँ हो रहा होगा जा रहा होगा तो कम मिनिमाइज होता रहेगा। जितना ज़्यादा ये कॉयल दूर होगा उतना कम इसको मैग्नेटिक इफेक्ट रिलीज होगा। तो फ्लक्स 100% आप लिंक नहीं करवा सकते, मतलब जितना यहाँ है उतना ही फ्लक्स में इस दूसरे कॉयल को नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुँचने में रिड्यूस होगा, लाजमी होगा। तो इस लॉस को हम एज अ फ्लक्स लिंकेज लॉस देखते हैं। सम लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी फॉल्स टू रीच टूवर्ड द सेकेंडरी। कुछ फ्लक्स ऐसा होता है जो नहीं पहुंच पाता है, 100% नहीं होता। कुछ फ्लक्स आपका पहुंच पाता है और कुछ ज़्यादातर हिस्सा पहुंच जाता है, लेकिन कुछ फ्लक्स आपका नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह से जो लॉस होता है, यानी कि जो हमने सोचा होता है कितना फ्लक्स वहाँ पहुँचा है, कितना करंट वहाँ प्रोड्यूस होगा, वो उससे हमेशा कम ही होता है। हीट हमेशा रेजिस्टेंस की वजह से, जिस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर रेजिस्ट करी है तो इसका मतलब वो रोकने की कोशिश करी और रोकने के लिए हीट प्रोड्यूस होती है। आप कार की मिसाल लेना, आप कार को ब्रेक लगाएंगे तो टायर जो है वो रगड़ खाएंगे किसके साथ? रोड के साथ, तो टायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, तभी तो टायर आपका ख़राब होता। अच्छा, आखिरी जो लॉस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, हिस्ट्रेसिस लॉसेस क्या होते हैं कि आयरन, जो आपने आयरन की कोर आप यूज़ कर रहे हैं, आयरन की कोर वो एक्चुअल में मैग्नेटिक इफेक्ट को ट्रांसफ़र कर रही है।
कैसे ट्रांसफ़र करें, उसके जो एटम है ना वो डायपोल होते हैं, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरफ अरेंज कर लेंगे। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमने एसी सप्लाई दी है, एसी सप्लाई होती है अल्टरनेटिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो भी दो तरह का होता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इसका रिवर्स होता है। अब जब ये उन मॉलिक्यूल्स के पास से गुजरेगा, तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो सपोज करो सारे अपने आप को सीधी तरफ अरेंज कर लेंगे, फिर फ़ौरन से नेगेटिव साइकिल आ जाएगी तो अपने आप को उल्टी तरफ अरेंज कर लेंगे। तो जो ये मूवमेंट कर रहे होंगे इसकी वजह से भी लॉसेज हो रहे होंगे, एनर्जी वेस्ट हो रही होगी, क्योंकि भाई इनको मूवमेंट करनी है तो मूवमेंट करने के लिए एनर्जी तो कुछ ये लेंगे ना, बगैर एनर्जी के तो मूव नहीं कर सकते। तो सम ऑफ ना एनर्जी आपकी वहाँ पर रिवर्स करने में इनकी डायरेक्शन को लॉस होती है, क्योंकि हम एसी करंट दे रहे हैं। बिकॉज ईच टाइम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस is reversed, some energy is wasted in overcoming the internal friction known as hysteresis losses। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस पर उसकी मॉलिक्यूल्स की हो जाती है, रेजिस्ट करते हैं ना, मूव उधर से उधर, इधर से उधर। तो दिस लॉस ऑफ रिड्यूसिंग बाय स्पेशल अलॉय ऑफ फोर्स, इसको रिड्यूस करने के लिए इस लॉस को हम एक खास किस्म का जो है वो अलॉय यूज़ करते हैं। आयरन को एग्जैक्टली पूरा का यूज़ नहीं करते, आयरन के साथ मिक्सिंग करके यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो डायपोल मूवमेंट होती है वो कम से कम होती है। उसका फ़ायदा ये होता है बस। तो ये हमारे पास टोटल कितने लॉसेज आ गए, 4 लॉसेज आ गए। एडी करंट लॉसेज, आई स्क्वायर आर लॉसेज, फ्लक्स लिंकेज लॉसेज एंड हिस्टैरिसीस लॉस। पेपर में आपके पास ये 4 नंबर का सवाल आता है, शॉर्ट के अंदर आता है, कहता है एक्सप्लेन द लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें से ये जो 2 लॉसेज है ना, एडी करंट लॉसेज और हिस्टैरिसीस लॉसेज, ये आयरन कोर के लॉस है। आयरन कोर जितना अच्छा यूज़ करोगे। ये जो आई स्क्वायर आर लॉसेज है ये कॉइल का लॉस है, और ये जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ फ्लक्स का लॉस है, डेल्टा साई का लॉस। बस ये आपने याद रखना। क्लियर है चीज़ें, आगे चलें। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे थे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और टोटल 4 न्यूमेरिकल। एक छोटा सा चैप्टर है आपका और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। मतलब ऐसा चैप्टर है कि अनप्रेडिक्टेड है, आती तो सारी चीज़ें, लेकिन कभी लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, कभी शॉर्ट दे देता है, कभी उसमें से न्यूमेरिकल दे देता है। तो अनप्रेडिक्टेड चैप्टर है आपका। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसका जो पहले तो जो रिड्यूस सिलेबस कैसा है, पहले सारी चीज़ें वो देखनी है। तो उसके अंदर सबसे पहला आपका टॉपिक है मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर। चैप्टर नंबर आपका जो 15 स्टार्ट होता है वो मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर से स्टार्ट होता है। अभी आपका गैल्वानोमीटर क्या होता है, अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो फिज़िक्स लैब जाने का और फिज़िक्स लैब में आपने इस तरह की चीज़ पढ़ी हुई देखी हो, जो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो ये जो है वो उसके ऊपर लिखा होता है बाकायदा जी गैल्वानोमीटर के लिए, और ये हम सर्किट के साथ प्लेस करते हैं ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। तो अगर ये करंट को मेजर करने की एक डिवाइस है तो डेफिनेशन भी इसकी यही बनेगी भाई कि a galvanometer is an electrical instrument or a device which is used to measure or detect for the detection of the small amount of current। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए यूज होती है। स्मॉल अमाउंट इसलिए कहा जा रहा है कि जो करंट है ना ये काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस होती है, थोड़ा सा भी करंट इसमें से गुजरता है डिफ्लेक्ट होने लग जाता है, तो इसलिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकता है, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मेजर नहीं कर सकता। वो इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख सकते हैं आप, द मूविंग ऑयल गैल्वानोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजर ऑफ द स्मॉल करंट। ठीक है जी, तो है। अब चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। आप ज़रा रिकॉल करें चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी 2 मैग्नेट मौजूद हैं
उनके बीच में हमने ले जाके रख दिया है कॉइल, तो अगर करंट गुजरेगा तो वो कॉइल रोटेट होगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो हमने बाकायदा जो मैंने आपको समझाई थी पूरी डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन सॉल्व भी की थी हमने इसकी बाकायदा। तो अगर इसमें से करंट गुजरेगा, ये कॉइल है, इसमें से करंट गुजरेगा, ये रोटेट करेगा, ये इस तरह और ये इस तरह रोटेट करेगा, फोर्स लगेगा। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। इसी रोटेशन से हम फ़ायदा लगाएंगे, क्योंकि देखो करंट गुजरने से रोटेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये होगा, ये बता सकता है कि करंट गुजर रहा है या नहीं। अगर इसमें से करंट नहीं गुजरेगा ये रोटेट नहीं होगा, करंट गुजरेगा ये रोटेट होगा। तो इसी की इस एक्ट से ना हम फ़ायदा उठाते हुए गैल्वानोमीटर बनाएंगे। अब गैल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया, बहुत ही आसान, जो टॉर्क वाला है वही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कि जब भी हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उसमें से करंट गुजरता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क को। और दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। इसी चीज़ से हम फ़ायदा उठाते हुए गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो है वो करंट कितना गुजर रहा है, ठीक है जी। अब गैल्वानोमीटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, अगर आप चाहें तो आप घर में गैल्वानोमीटर बना सकते हैं। इतना आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, चीज़ें आपको चाहिए। गैल्वानोमीटर बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ इस तरह है। आपको रिक्वायर्ड होगा एक यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट विद द सिलेंड्रिकल कॉन्केव पोल। आपको मैग्नेट चाहिए होगा नॉर्थ एंड साउथ पोल। यू शेप इसलिए बोलते हैं कि उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल को हम एक साथ रख सकते हैं, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों के बीच में किसी चीज़ को रख सकते हैं, यू अगर शेप का हो। सीधा बार मैग्नेट होगा तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कुछ नहीं रख सकते, मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम यू शेप परमानेंट मैग्नेट लेते हैं। यू शेप का फ़ायदा क्या होता है, देखो यू का मतलब होता है कॉन्केव, तो उससे होता ही है ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो नीचे की तरफ आती है, इस तरह यू करने से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में जाएगी। सीधे सीधे मैग्नेट ले लोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी जाएगी इधर उधर भी जाएगी, सेंट्राइज नहीं होगी, फोकस नहीं होगी। तो ज़्यादा ज़्यादा फोकस करने के लिए हम यू शेप परमानेंट मैग्नेट लेते हैं। यू शेप परमानेंट मैग्नेट लिए जाते हैं जिनके सिलेंड्रिकल कॉन्केव पोल होते हैं, यानी कि उनके जो शेप है वो यू है इस तरह, यू, और ये इसके कॉन्केव है, ये पोल जो है उसके कॉन्केव है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको मिले। अ फ्लैट कॉइल ऑफ अ थिन इनामेल इंसुलेटेड वायर, एक कॉइल होता है, ठीक है, और आयरन का सिलेंडर होता है, यानी कि सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर हमने कॉइल को इस तरह बाउंड कर दिया। दो चीज़ें हो गई, एक पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट करता है किस डायरेक्शन में जा रहा है करंट कितना है, और स्केल जो है वो बताता है 1 2 3 रीडिंग बताता है। तो स्केल हो गया, पॉइंटर हो गया, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हो गया, कॉइल हो गया, यू शेप परमानेंट मैग्नेट हो गया। ये आपको टोटल 5 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक आपको क्या बनाने के लिए, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर बनाने के लिए। हाँ, स्प्रिंग भी रिक्वायर्ड होता है, जो आपने नहीं लिखा हुआ कि स्प्रिंग एक रिक्वायर्ड होता है, स्प्रिंग स्ट्रिप होती है, वो किस लिए होती है वो मैं आपको बताऊँ। खैर बारह ज़रा इसकी डायग्राम देख लें, डायग्राम में आपको नज़र आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास मौजूद है कॉइल, ये कॉइल है, किसके ऊपर ये बाउंड हुआ हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर पे। ये यू शेप परमानेंट मैग्नेट है जिनके कॉनकेव पोल हैं, कॉनकेव है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को मिले और बाहर ना मिले, यहाँ ना मिले, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। स्प्रिंग है जो कि क्या करता है, इसको आगे देखेंगे। ये आपका स्केल है जो कि रीडिंग बताएगा, ये 0 है तो ये 1 है, तो ये 2 है, तो ये 1 है, तो ये 2 है, इस तरह। और ये आपका पॉइंटर जो पॉइंट करेगा, बताएगा 0 पे इस वक्त कहाँ है, पॉइंट करेगा। तो इन चीज़ों से मिलकर आपको क्या बनता है, गैल्वानोमीटर बनता है। अब ज़रा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की हम वर्किंग को समझते हैं इस डायग्राम से, ठीक है, अगर मैं समझा सका। देखिए ये बात तो कंफर्म है कि जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है, ठीक है, आवाज़ हल्की आ रही है, माइक का और करीब कर देता हूँ। जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है उसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास लगा हुआ है कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो जैसे ही यहाँ से करंट गुजरेगा आपका कॉइल जो होगा वो क्या होगा, रोटेट होगा। और ये रोटेट होगा तो इसके साथ मैंने अटैच कर दिया एक पॉइंटर, तो ये पॉइंटर लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगा। अगर कॉइल इस तरफ रोटेट करेगा तो पॉइंटर इधर चले जाएगा, इस तरफ रोटेट करेगा तो पॉइंटर इस तरफ आ जाएगा। क्योंकि इस कॉइल से ये पॉइंटर कनेक्टेड है, तो ये
पॉइंटर जो है वो मूव करेगा कॉइल से। पिवट जो है वो होता है फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के बगैर यार किसी भी चीज़ के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करना हो तो हम उसको फिक्स करना होता है ना, तो उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है। अब एक मसला हमारे पास ये आएगा कि देखो जब इसमें से करंट गुजरा, ये रोटेट हुआ, तो ये रोटेट हो गया, अगर सपोज करो 0 से उठ के 4 पे आ गया तो वापसी थोड़ी 0 पे जाएगा, तो 4 पे आके रुक जाएगा। अब एक मसला ये है कि इसको भी ओवरकम करना है, इसको हमेशा 0 पे ही रहना है। जब करंट गुजरे तो ये आगे जाए, जैसे ही करंट गुजरना रुक जाए ये वापसी अपनी जगह पे आ जाए। तो इसके लिए आपको एक स्प्रिंग इसके साथ अटैच करना होता है। वो स्प्रिंग जो है वो एक्चुअल में स्ट्रिप होती है, जो कि अक्सर बच्चों के खिलौनों में लगी हुई होती थी। चाबी वाले खिलौने होते हैं ना, चाबी वाले खिलौनों को अगर आप घुमाएं 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 तो उसकी स्ट्रिप जो है वो टाइट होती रहती है, और जैसे ही आप रिलीज़ करते हैं वो स्ट्रिप ओपन होती है, खुलती है, तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ जाती है, टायर घूमता है। बिल्कुल सेम फिनोमेना है इसका। और अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो दरवाजे आपने देखा होंगे, अक्सर दरवाज़ों के एंड पे स्प्रिंग लगा होता है। दरवाज़ा आप फोर्स लगा के खोलते हैं, लेकिन जब आप फोर्स हटा देते हैं अपनी, तो दरवाज़ा अपनी जगह पर वापस चला जाता है। पिवट क्या है बेटा? वो फिक्स पॉइंट है जहाँ से आपका जो कॉयल है उसको फिक्स किया गया। मतलब रोटेशन के लिए शर्त ये होती है कि किसी भी चीज़ को फिक्स करना होता है, बगैर फिक्स की हुई चीज़ कभी रोटेट नहीं करती। जैसे दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा आपने जिस एंड से फिक्स किया हुआ है उसका पिवट पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह कॉयल को अगर सेंटर में रखूँगा तो मैं सेंटर में कील गाड़ दूंगा, यहाँ पे कील गाड़ दूंगा ताकि यहाँ से मूव ना करे, तो उसका पिवट पॉइंट कहलाएगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि अब हुआ ये कि आपका कॉयल जो है वो अपनी जगह पर वापस भी आ गया। कैसे आ गया? जब करंट गुजरा तो कॉयल के ऊपर फोर्स लगी, कॉयल रोटेट करने लगा, रोटेट करके उसने आपको रीडिंग बता दी कि मैं 1 पे हूँ, मैं 2 पे हूँ, मैं 3 पे हूँ। लेकिन जैसे ही करंट इसमें से ख़त्म हुआ, यानी कि जैसे दरवाजे पे मैं फोर्स लगा रहा था, दरवाज़ा खुल गया, लेकिन जैसे मैंने अपनी फोर्स हटाई, मैंने हाथ हटाया, दरवाज़ा वापसी अपनी जगह पे जाएगा, क्योंकि वो दरवाजे के साथ स्प्रिंग अटैच है। इसी तरह इसके साथ एक स्ट्रिप अटैच होती है, सस्पेंशन स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, स्प्रिंग का काम करती है। ये इसको वापसी अपनी जगह पर लेकर आ जाती है। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। फिर जब करंट गुजरेगा तो ये अपनी जगह छोड़ेगा, और जैसे ही करंट स्टॉप होगा गुजरना तो वापसी अपनी जगह पे आ जाएगा उस स्प्रिंग की मदद से। तो इसका मतलब यहाँ पर दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से? एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, यानी कि जो मैग्नेट के अंदर करंट गुजर रहा है तो उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एक तो टॉर्क वो हो गया। और दूसरा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है सस्पेंशन स्ट्रिप की मदद से। सस्पेंशन स्ट्रिप इसको वापसी अपनी जगह पर लेकर आ रही है, तो वो भी तो टॉर्क है। तो वो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा था, दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल इस फिनोमेना में। उन्हीं को हमने एक्सप्लेन करना है वर्किंग के अंदर। तो चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कहा जा रहा है, when a current passes through a galvanometer coil, it experiences a magnetic deflecting torque which tends to rotate it from its resting position. As a coil rotates, it produces a twist in a suspension strip. The twist in a suspension produces an elastic restoring torque. जैसे ही इस कॉइल में से करंट गुजरेगा, इस कॉइल में से, ठीक है, ये होगा रोटेट। रोटेट होकर सपोज करो जाने लगेगा इधर, तो कॉइल जब इधर जाएगा, घूमेगा, ये रोटेट होगा, तो इसकी वजह से पॉइंटर भी यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। यानी कि इससे पता चलेगा भाई इसमें करंट गुजर रहा है, तभी ये यहाँ पर आया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर जा रहा होगा, इसके साथ जो स्प्रिंग नज़र आ रहा है, ये स्प्रिंग है, ये रहा स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है ये टाइट होने लगेगा। ये टाइट इसलिए होगा कि ये इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये टाइट इसलिए होगा कि स्प्रिंग जब भी स्ट्रेच या कंप्रेस होता है तो वो वापसी अपनी जगह पे आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी। अब क्या होगा, ये उधर जाता रहेगा और एक वक्त आके ये रुक जाएगा। तो ये जब रुका होगा उस पर क्या कंडीशन होगी कि करंट का टॉर्क इसको इधर लेके जाना चाह रहे हैं, सस्पेंशन स्ट्रिप का टॉर्क इसको इधर लेके जाना चाह रहे हैं, दोनों बराबर हो गए तो उस जगह पे जाके रुक गया। The twist in the suspension produce elastic restoring torque. The coil rotates, वो उस वक्त तक रोटेट करेगा until the elastic restoring torque, जो इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क है, ड्यू टू द स्ट्रिप डज नॉट इक्वल, जब तक वो बराबर ना हो जाए, इक्वल और कैंसिल आउट, और कैंसिल ना कर दे डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क, यानी कि दोनों टॉर्क जब तक बराबर ना हो जाए जब तक वो मूव करता रहेगा।
अगर डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क ज़्यादा होगा तो मूव करेगा, जैसे ही वो उसके बराबर हो जाएगा इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क के, वो उसको रोक देगा। देन इट अटेन्स इक्विलिब्रियम एंड स्टॉप रोटेटिंग एनी फर्दर, फिर वो आगे मजीद मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा और स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी डेरिवेशनल वर्क की तरफ। तो डेरिवेशनल वर्क में हमें जो बातें देखनी है वो ये है, नंबर वन कि भैया पहली बात तो ये है कि ये टॉर्क का जो फॉर्मूला है ये हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 14 में हमने टॉर्क का फार्मूला जो है ना, वो अगर आपको याद हो टॉर्क का फार्मूला, वो हमने ड्राइव किया था कि जब करंट गुजरता है कॉइल में से और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला टॉर्क जो है वो बराबर होता है किसके, बीना, BINA कॉस ऑफ एल्फा के। अब ये इस चैप्टर का तो टॉपिक है नहीं, चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमने पढ़ा था, फार्मूला ड्राइव भी किया था, तो आपको फिर पता होना चाहिए यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पर आई क्या है, यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर ए क्या है और यहाँ पर एल्फा क्या है। कोई बता सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें क्या हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? यहाँ पर ये चीज़ें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं किस चीज़ को कर रही हैं, चलो आप ही बता दो। अच्छा जी, जोया बता रही हैं अभी, ठीक है, आई करंट को, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स को, एरिया को, ठीक है। ठीक है, तो अब डेरिवेशन देखो कि आपके लिए कितनी आसान मैंने कर दी कि आपने सबसे पहले कहा कि भाई डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उसका फार्मूला है बीना कॉस एल्फा, वेयर, अब ये चीज़ें आप बता दें क्या क्या है। वेयर B is the strength of magnetic field, I is the current in a coil, N is the number of turns in a coil, A is the area of a coil and alpha is the angle of deflection of a coil। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़ें। दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वो ये है कि जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है। जब आपकी स्ट्रिप जो है वो बेंड होगी, ट्विस्ट होगी, तो उसके अंदर प्रोड्यूस होगा इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क। इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, देखिए जब स्प्रिंग सीधा खींचता है ना तो उसके अंदर लीनियर इलास्टिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, लाइन वाला, और जब घूमते हुए स्ट्रिप घूम रही होती है तो उसके अंदर एंगुलर इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वो जो टॉर्क होता है ना, वो टॉर्क आपका, उसका जो फार्मूला है वो वही होता है जो आपने पढ़ा था, F=KX। आपको याद है ये फार्मूला, आपने कहीं पढ़ा था हुक्स लॉ में, ठीक है। तो लेकिन जब टॉर्क की बात की जाती है ना, तो फोर्स जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा हो, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, तो वहाँ पे टॉर्क आ जाता है। टॉर्क इज इक्वल टू, जी हाँ, पेंडुलम वाले चैप्टर में सही कह रही है, और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे सी जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट का काम करता है, और एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यहाँ पर वो लीनियर तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा ना, यहाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल वाइज घूम रहा है, तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स सी का थीटा आ जाता है। तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा टॉर्क का, सी थीटा। तो इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन के, कितना वो ट्विस्ट हो रहा है, और ये हुक्स लॉ को ओबे करता है। तो इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, सी थीटा। सी यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर सी इज रिप्रेजेंटिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, कितना टॉर्क एक ट्विस्ट पे वो प्रोड्यूस करता है। ये स्प्रिंग की अपनी सलाहियत है, इसमें हमारा और आपका कोई अमल दखल नहीं, कितना खींचने पे वो कितना फोर्स लगाने लग जाता है, इसी तरह कितना घुमाने पे वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करने लग जाता है, ये कहलाता है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। और ये सस्पेंशन स्ट्रिप पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है। जबकि एंगल क्या है कि कितना वो घुमा है, ज़्यादा घुमाएंगे तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कम घुमाएंगे तो कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो थीटा जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन। क्लियर है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद है क्या थी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये थी कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो बराबर हो जाए इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क के, तो इक्विलिब्रियम हासिल हो जाती है। तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करते हैं। एट इक्विलिब्रियम इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो आपका बराबर हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क के। इस साइड के ऊपर मैंने फार्मूला लगा दिया किसका, डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क, और इस साइड पे किसका लगा दिया फार्मूला, इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क। अब एक आखिरी चीज़ यहाँ पे समझने की है, वो ये है
कि देखिए ये मेरे पास कॉयल है और ये इसका पॉइंटर है, इसका पॉइंटर ये ज़ीरो पे और ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 1 है और ये 2, ये -1 -2 ज़ीरो पे। तो मैं कॉयल को इस तरह रखूँगा कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट रहे ताकि ये बिल्कुल ज़ीरो पे जाके हिट हो, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट नहीं होगा तो ये ज़ीरो पे नहीं, 1 2 कहीं इधर उधर फिट हो जाएगा। तो अगर आप इसको ज़ीरो पे रखना चाह रहे हैं तो इसको पैरेलल रखना होगा अपने इस वाले हिस्से को मैग्नेटिक फील्ड के, और पैरेलल रखने के लिए जो एंगल अल्फ़ा है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया, ड्यू टू द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अ प्लेन ऑफ अ कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द कॉइल। इससे बिल्कुल आज़ाद है कि पोजीशन क्या होगी कॉइल की, आपका थीटा हमेशा अल्फा जो है वो हमेशा आपका 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि फील्ड आपने रेडियल रखी है, हर तरफ से फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो ये भी फील्ड के साथ साथ ही मूव कर रहा होगा, जैसी फील्ड वैसा ही कॉइल की डायरेक्शन। तो एंगल आपका हमेशा ज़ीरो रहेगा। ज़ीरो एंगल अगर रखें, कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से कॉस अल्फ़ा। आपके पास आ जाएगा बीना इज इक्वल टू सी थीटा। अब बीना इज इक्वल टू सी थीटा में आप अगर आई को और थीटा को अलग करना चाहें, मतलब आई एक तरफ लिखें और थीटा एक तरफ लिखें, बाकी सबको इक्वेशन के एक तरफ भेज दें, जैसे सी और बी ए एन इधर लिख दें, तो ऐसा करने का रीज़न क्या है? ऐसा करने का रीज़न ये है कि देखें, ये जो सी है ये कांस्टेंट है, ये जो बी है ये कांस्टेंट है, ये जो ए है ये कांस्टेंट, और ये जो एन है ये कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। कैसे कह सकता हूँ मैं कांस्टेंट है? कि देखें, एक बार मैं स्प्रिंग ख़रीद कर लाया तो उसके अंदर ट्विस्ट होने की जो सलाहियत है वो तो फिक्स है ना, जो मैं स्प्रिंग लेकर आया हूँ। इसी तरह मैं मैग्नेट ख़रीद के लाया, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कांस्टेंट है। मैंने एक सिलेंडर ख़रीदा, वो भी फिज़िकल चीज़ है, उसकी कोई ना कोई मैंने हिसाब किताब देख के लिया होगा। इसी तरह एन नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने मैंने दिए, लेकिन जब करंट कॉइल में से गुजरेगा तो वो रोटेट होगा। कितने करंट गुजरने पे कितना रोटेट होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना करंट गुजर रहा है। करंट 1 एम्पेयर भी गुजरवा सकता हूँ मैं, 2 एम्पेयर भी गुजरवा सकता हूँ, 3 भी गुजरवा सकता हूँ, तो रोटेट भी उसी के हिसाब से होगा। तो इससे ये पता चलता है कि भाई इससे ये पता चलता है कि आपका जो आई है जिसको हम करंट बोल रहे हैं, और जो थीटा है वो वेरिएबल है, बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम चीज़ों की जगह मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ। ये जो सी बी ए एन है इसकी जगह मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू थीटा। कांस्टेंट हटता है, इक्वल्स टू का साइन हटता है, तो क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है। तो मेरे पास आ जाएगा आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इससे हमने एक चीज़ प्रूव करी, प्रूव ये करी कि दस इट प्रूव्स दैट current through a coil directly proportional to the angle of twist of the suspension। जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा उतना ज़्यादा ट्विस्ट स्ट्रिप के अंदर प्रोड्यूस होगा। दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। पेपर में जो आपके पास सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो यही आता है, व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, प्रूव दैट द करंट थ्रू अ गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन। ये आपका पूरा सवाल पेपर के अंदर आता है। सर एन कैसे कांस्टेंट हो सकता है? एक मैंने गैल्वानोमीटर बनाया और मैंने 100 टर्न्स में बनाया, 100 टर्न्स मैंने रख दी, ठीक है। 100 टर्न्स रखने के बाद मैंने गैल्वानोमीटर को फिक्स कर दिया, उसका सिलेंडर के अंदर लगाने का उसको फिक्स कर दिया। अब गैल्वानोमीटर मैंने बंद कर दिया, अब उसे खोल नहीं सकता मैं। तो अंदर जाके कोई उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स चेंज कर सकता है? सर यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे है? इक्विलिब्रियम ऐसे है कि दोनों चीज़ें बैलेंस है, तभी वो स्टेबल हालत के अंदर है। जैसे आप दरवाजे को खोलें ना, इक्विलिब्रियम ऐसे समझ लें, आप दरवाजे को खोलने के लिए फ़ोर्स लगाएं, तो जब आप फोर्स लगा के रोक दें, छोड़ दें वहीं पर, ठीक है, तो आपकी फ़ोर्स आपको लगा के रखनी है। आप फोर्स हटाएंगे दरवाज़ा वापसी जाएगा, तो आपने एक फ़ोर्स लगाई हुई और एक स्प्रिंग ने वापसी ले जाने की कोशिश में फ़ोर्स लगाई हुई है, दोनों बैलेंस हो चुकी, तभी दरवाज़ा उस जगह पे रुका हुआ होगा आगे की तरफ। जैसे आप हाथ हटाएंगे दरवाज़ा फिर ज़ीरो की तरफ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अगले टॉपिक की तरफ चलें। अच्छा जी, अब अगला जो आपका टॉपिक है वो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के मसाइल को हल करने का है।
मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो है ना बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकता है, क्योंकि देखिए कॉइल को जब करंट मिलता है ना थोड़ा सा भी वो कॉइल रोटेट होने लग जाता है, यानी कि मिली एम्पेयर्स ऑफ करंट भी अगर इसको मिल जाए ना तो फ़ौरन से रोटेट करेगा। अब अगर वो इतनी जल्दी रोटेट कर जाएगा तो अगर मैं इतनी बड़ी स्ट्रिप भी बना लूँ, इतना बड़ा पॉइंटर भी बना लूँ, सपोज करो ये ज़ीरो है तो वो रोटेट करके यहाँ तक चलेगा, ज़्यादातर रोटेट करके यहाँ तक चलेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करवा सकता ना एक मीटर के अंदर 180 डिग्री का रोटेशन करा सकता, लेकिन थोड़े से ही करंट पे ये तो इतना ज़्यादा रोटेट कर रहा है, तो ये ज़्यादा करंट तो मेजर कर ही नहीं सकता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ मैंने इसको सिर्फ 5 मिली एम्पेयर, एम्पेयर भी नहीं मिली एम्पेयर करंट दिया, ये यहाँ से पूरा उठ के यहाँ चला गया, तो 5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट तो ये मेजर नहीं कर सकता। 5 पॉजिटिव मेजर कर सकता है, 5 नेगेटिव मेजर कर सकता है, लेकिन 5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि 5 पे ये फुल डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो गैल्वानोमीटर का जो मसला है वो ये है कि गैल्वानोमीटर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकता है, अगर करंट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो फिर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इस गैल्वानोमीटर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी, जिससे ये गैल्वानोमीटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, एमीटर बन जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अब ज़्यादा करंट जो होगा ये वो भी जो है वो आपको मेजर करके दे सकता है। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 50 है बाइक, या 70 है, CD 70 है, तो आप जानते हैं कि उसका जो स्पीड है वो कम है, लेकिन उसको मॉडिफाई करें तो आपकी 125 बन जाती है, सही है ना, और 150 बन जाती है, या फिर आपकी 200 बन जाती है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन बाइक तो वो भी होती है ना भाई, मॉडिफाइड होती है, होती तो बाइक है, उसको हम कुछ और तो नहीं कहते ना भाई, कहते तो बाइक ही है। तो मॉडिफिकेशन होती है। इसी तरह बिल्कुल अगर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन गैल्वानोमीटर में कर दें तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ एमीटर, एमीटर भी एक ऐसी ही डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है, लेकिन क्योंकि एमीटर स्मॉल अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड था, इसीलिए हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके गैल्वानोमीटर को एक डिवाइस बनाई जिसका नाम रख दिया एमीटर। एमीटर मीन्स एम्पेयर मीटर, यानी कि करंट को ही मेजर करता है। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट, सो एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर करंट। इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर, ये गैल्वानोमीटर की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। अच्छा, इसके अंदर ये ट्रिक क्या लगाते हैं, किस तरह ये इसको कन्वर्ट करते हैं, या क्या इसके अंदर ऐसा प्रोसीजर अपनाते हैं कि ज़्यादा करंट भी जो है वो हम दे देते हैं, लेकिन कॉइल को पता ही नहीं चलता कि मेरे पास ज़्यादा करंट आ रहा है, वो समझता है मेरे पास कम ही करंट आ रहा है, कॉइल को इतना करंट मिलता ही नहीं, तो वो हल्का रोटेट करता है, लेकिन करंट तो हमने बहुत ज़्यादा दिया होता है। तो ये ऐसा कैसे होता है, इसके लिए हम गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं एक स्मॉल रेजिस्टेंस से, जिस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट की जाती है। पैरेलल में कनेक्ट करने का भी एक मकसद है, वो मकसद क्या है ज़रा देखें। मेरे पास जो गैल्वानोमीटर है उसमें से जो करंट गुजरेगा वो IG है। मैंने इसी के साथ नीचे एक और रेजिस्टेंस लगा दी जिसको RS कहा जा रहा है, शंट रेजिस्टेंस। इसमें से जो करंट गुजरेगा वो RS है। गैल्वानोमीटर की अपनी कोई रेजिस्टेंस होगी, चलो मैं उसको RG मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर। अब आप नोटिस करें, अगर मैंने इसको 10 एम्पेयर का करंट दिया, ठीक है, तो 10 एम्पेयर में से 9 एम्पेयर का करंट तो इसने ले लिया, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में आपका करंट चेंज होता है और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसके पास ज़्यादा करंट ब्लॉक होता है, तो इसका मतलब ये करंट इसने ले लिया, सिर्फ 1 एम्पेयर का करंट इसको मिला। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ये 1 एम्पेयर पे फुल डिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ ज़ीरो पे था, ठीक है, ज़ीरो से ये मूव करके कहाँ चले गया, 1 एम्पेयर पे चला गया, ज़ीरो से 1 मेजर कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक मेजर कर रही है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भाई, आवाज़ आ तो रही है, माइक भी चल रहा है, सब गुड है। अब देखें, ज़ीरो से 1 एम्पेयर करंट रिसीव करने के बाद गैल्वानोमीटर कहाँ चले जाता है, 1, इस यहाँ से पॉइंटर शिफ्ट करके यहाँ चले जाता है। लेकिन भाई मैंने तो 10 एम्पेयर करंट दिया, मैंने 1 एम्पेयर थोड़ी करा, तो मैं इस लास्ट वाले पॉइंट को 10 कर लूँगा, स्केल ही तो खुद से लिख दूंगा 10, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने 10 एम्पेयर करंट दिया है। ठीक है, एक बार और देख लें, देखें, ये है मेरा गैल्वानोमीटर, ये है ज़ीरो पे और ये है 1 एम्पेयर पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने गैल्वानोमीटर को करंट दिया 1 एम्पेयर, ये पूरा डिफ्लेक्ट होकर कहाँ चले गया, यहाँ पे चला गया।
सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब हो रही है, जब मैं इसको 1 एम्पेयर का करंट दे रहा हूँ, तो 0 से 1 पे फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है। मैंने क्या करा, मैंने इसके साथ शंट रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है, और इसको 10 एम्पेयर का करंट दिया। अभी भी गैल्वानोमीटर को जो करंट मिला वो 1 एम्पेयर था, तो इसने फुल डिफ्लेक्शन दे दी यहाँ तक। लेकिन जो टोटल करंट मैंने इसको दिया था वो थोड़ी ना कोई 1 एम्पेयर था, वो तो 10 एम्पेयर था, उसमें से 9 एम्पेयर तो इसने ब्लॉक कर दिया था। तो इस पॉइंट को मैं 1 नहीं कहूँगा, फिर ये तो धोखा है ना, 1 नहीं कहूँगा, ये कहूँगा 10 एम्पेयर, क्योंकि करंट तो 10 एम्पेयर जा रहा है। तो अब ये 0 से 10 एम्पेयर तक का करंट मेजर कर सकेगा अपनी फुल डिफ्लेक्शन पे। पहले ये 0 से 1 तक ही डिफ्लेक्ट हो जाता था पूरा, अब ये 10 एम्पेयर में भी उतना ही डिफ्लेक्ट होगा जितना ये 1 एम्पेयर में डिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि काफ़ी हद तक करंट कौन ब्लॉक कर रहा है, आपकी शंट रेजिस्टेंस। तो एक तरह से धोखाधही है। स्केल पे जो रीडिंग होती है वो गैल्वानोमीटर की नहीं, गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस दोनों को मिला के जो होती है वो होती है। तो गैल्वानोमीटर में से करंट उतना ही 1 एम्पेयर गुजर रहा होता है। रेजिस्टेंस नहीं तो 9 एम्पेयर करंट को ब्लॉक करे, अगर ये 9 एम्पेयर करंट ब्लॉक नहीं करती तो ये 9 का 9 इसको मिल जाता, ये यहाँ पॉइंटर टूट के बाहर भाग जाता, रीडिंग बाहर निकल जाती। 1 एम्पेयर अगर 1 पे यहाँ आ रहा है तो 10 पे कहाँ जाएगा, पता नहीं कहाँ चले जाएगा, 10 पे तो कहीं यहाँ कहीं चले जाएगा, तो मीटर वीटर तोड़ के भाग जाएगा। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, हमने दिया 10 एम्पेयर, 9 इसने रोक के उसको 1 ही रखा, तो 1 एम्पेयर की वजह से वो डिफ्लेक्शन तो उतनी हुई, लेकिन हमें मालूम है ना कि ये 10 एम्पेयर का करंट था, तो हमने इस पॉइंट को 10 कह लिया, तो उससे पता चल गया यहाँ से यहाँ तक 10 एम्पेयर का मेजर हो रहा है करंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वरना पहले ये 0 से 1 था, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 का करंट मेजर हो रहा था। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो इस तरह हम धोखा दे सकते हैं और गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, एमीटर में। अब इसकी हमें मैथमेटिकल फॉर्म भी बतानी होगी कि देखो ये तो आपने बता दिया ऐसा कर सकते हैं, तो कितनी रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कितना करंट मेजर कर सकेगा, कहाँ तक का करंट, यानी कि ये वो टोटल करंट है जो ये मेजर कर सकेगा ये। तो आर एस की वैल्यू क्या होगी, ये आपका न्यूमेरिकल भी आता है कि कितनी शंट रेजिस्टेंस लगाने से कितना करंट, कहाँ तक का करंट मेजर हो सकता है। इसके लिए हमें पूरा फार्मूला ड्राइव करना है। तो चलते इसके डेरिवेशनल वर्क की तरफ। मैथमेटिकली अगर आपने ड्राइव करना है इसका फार्मूला, तो सबसे पहले हम ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसकी जो वर्किंग हो रही है उसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत इजी वर्डिंग के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, देखें। आपके पास एक गैल्वानोमीटर है, उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, तो ये मैं बना लेता हूँ, सपोज करें ये है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, ये गैल्वानोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर जी से। इसको जब हम आई जी करंट देते हैं, मतलब जब मैं इसको देता हूँ आई जी करंट, गैल्वानोमीटर का करंट, तो ये फुल डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रेंज आई तक करंट मेजर करे, तो इसका करंट किसी और से ब्लॉक करवाना होगा, तो मैं इसके साथ इसको मॉडिफाई करूँगा और इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस, यानी कि आर एस, जिसकी वजह से आई एस करंट ये अपने पास रोक लेगी, इसको आई जी करंट ही मिलेगा, जबकि टोटल करंट हमने आई दिया होगा, यानी कि 10 एम्पेयर मैंने दिया, तो 9 एम्पेयर इसने रोक लिया और 1 एम्पेयर इसको मिला। पहले भी 1 एम्पेयर पे फुल डिफ्लेक्ट हो रहा था, अभी भी 1 एम्पेयर पे फुल डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन धोखा ये है कि 1 एम्पेयर जो है वो 1 एम्पेयर नहीं, एक्चुअल में 10 है, तो मैं अपने पॉइंटर में उसको 10 लिख दूँगा अपने स्केल में, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा चैप्टर नंबर 13। आप याद करें 13 के अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस पढ़ा था। हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। पैरेलल की प्रोग्रामिंग अलग थी, कंडीशन अलग थी, और सीरीज़ की प्रोग्रामिंग अलग थी और कंडीशन अलग थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती थी और क्या चीज़ चेंज होती थी, तो बता सकते हैं। वोल्टेज और करंट का खेल था, अगर आपको याद हो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट और द करंट रिमेन कांस्टेंट, दोनों में से क्या चीज़ सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है टॉपिक। रेजिस्टेंस में आपका वोल्टेज सेम रहता है, बिल्कुल इना वोल्टेज जो होता है वो आपका सेम रहता है, तो इसका मतलब ये होगा जो गैल्वानोमीटर का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज मेरी शंट रेजिस्टेंस का होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वी जी इज इक्वल टू वी एस, मीन्स जो गैल्वानोमीटर का वोल्टेज होगा वही
शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो VG है इसकी जगह आ जाएगा IGRG, मतलब GG लग जाएगा, और SS लग जाएगा शंट रेजिस्टेंस के लिए। तो मेरे पास आ जाएगा IG इज इक्वल टू IS/RS। अभी जो IS है ये करंट है किसका, शंट रेजिस्टेंस का। मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो टोटल करंट पता करना है कि कितना टोटल करंट गुजर रहा है। तो मुझे यहाँ से IS को रिमूव करना होगा। IS को रिमूव करने के लिए हम दोबारा से फार्मूला यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन का। टोटल हेलो, आवाज़ आ रही है, पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गई, कनेक्ट हो गई। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालने के लिए जाता हूँ आई की, ठीक है, तो क्या होगा, आई जो है वो बराबर होगा, आई एस जो है वो बराबर होगा, आई एस की वैल्यू निकालनी है तो आई जी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो मेरे पास आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस है, तो आई एस बराबर होगा आई माइनस आई जी के। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस आई एस की जगह। तो मेरे पास होगा आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आर जी। मुझे आर एस की वैल्यू चाहिए, मुझे ये पता करना है कि कितनी शंट रेजिस्टेंस लगाऊंगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो है फैक्टर डिवाइड में चला जाएगा, तो आई माइनस आई जी डिवाइड में चला जाएगा। आपके पास फार्मूला आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस का। और इस रेजिस्टेंस का फार्मूले का फ़ायदा ये है कि बग़ैर आप एक्सपेरिमेंट किए सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप पता कर सकते हैं कि आपको कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस चाहिए। मतलब मुख्तलिफ वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस लगा लगा के चेक नहीं करेंगे, आप चेक करेंगे कि गैल्वानोमीटर का करंट कितना है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आप कहाँ तक मेजर करना चाह रहे हैं, आप कितनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाह रहे हैं वो पता करेंगे। आप तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, आपको पता चल जाएगा आपको शंट रेजिस्टेंस कितनी चाहिए। तो galvanometer can be converted into ammeter by connecting shunt resistance in parallel with the galvanometer। और जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो है वो आप कोई प्रीवियस चीज़ को ऐसी कन्फ्यूजन का प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा भी कोई है तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई स्लाइड वगैरह मिसिंग है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है तो वो भी बता दें।